गुड मॉर्निंग कमांडोज। आप में से कई सारे बच्चे जो है मुझसे फॉर्म के बारे में काफ़ी विस्तार से जानना चाह रहे थे, तो मैं आज आपको जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया उसके कोर पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। किन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। मैंने टाइम लिया, मैंने 2 दिन का वक्त लिया, इसको ठीक से पढ़ा। मैंने एक एक लाइन को मैंने 2-2 3-3 बार पढ़ा ताकि आप कहीं गलती ना करें फॉर्म में आप बेटा, ठीक है। तो एक तो देखो, मैं सबसे पहले तो आप सबको पता है डेट तो मालूम है आपको कि 8 मार्च जो है उसको आपको जो है 8 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे बेटा। करेक्शन विंडो 10 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच खुलेगा, लेकिन करेक्शन विंडो में बहुत ही लिमिटेड फील्ड ऐसे होंगे जिनको आप करेक्ट कर पाओगे, ये आगे लिखा हुआ है। इसलिए प्लीज़ फॉर्म को भरते समय बहुत सावधानी बरतना कि करेक्शन विंडो खोलने की नौबत ही ना आए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, काम की चीज़ पे करते हैं। मैं आपका कम समय लूंगा तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने बाकायदा देखिए, मैंने टाइम लिया, मैंने मतलब टाइम लिया, मैंने मार्क किया है, पूरा एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा है ना। देखो, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके पेज नंबर 8 में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द पास्ट, पहले देखा गया है कि दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सर्टेन कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड यूजिंग आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अदर देन आधार। देखो, उनका बोलना सिंपल सा है कि आधार कार्ड के अलावा यदि कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ आप दोगे यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे एडिशनल कागज और देना पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करें मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आधार कार्ड को प्रायोरिटी दिया गया है। यदि कोई दूसरा आईडी, पासपोर्ट या कुछ और लगाएंगे तो आपको एडिशनल कागज और देने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। दूसरा, इसमें कई बार लिखा उन्होंने कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फील्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन के। मतलब आपको बेटा याद रखना है कि फॉर्म भरने से लेके जब तक आप सिलेक्शन होके कॉलेज तक ना पहुंच जाएं आप, तब तक मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी चेंज नहीं होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी यदि आपका है तो उसे समय समय पे खोलते रहिए ताकि वो बंद ना पड़ जाए। और ईमेल आईडी जो होता है उसका पासवर्ड संभाल कर रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। क्लियर। तो मोबाइल नंबर जो है चालू रखना है अपना, जिससे जिसका आपने भरा हुआ पे ओटीपी सारे उसी पर आएंगे, ठीक है ना। और ईमेल आईडी, क्योंकि देखो ईमेल आईडी यदि आपने का खोया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मान लो कभी आप पासवर्ड ही भूल गए एप्लीकेशन फॉर्म डालने का, तो पासवर्ड की रिकवरी जो है ईमेल पर जाकर ही होती है। इसलिए प्लीज ना अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल कीजिएगा। और कोई नया ईमेल आईडी बना रहे हैं तो कहीं नोट कर लेना, इसको भूल ना जाए आप, ठीक है। फिर इसमें ये है कि एप्लीकेशन एक बार, फिर ये कि कोड है तो कोड के बारे में आपसे आगे बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर इसमें कई बार पॉइंट नंबर पेज नंबर जो है 9 में, पॉइंट नंबर 13 में ये सेम बात लिखी उन्होंने। All candidate must ensure that they have provided the correct email address and mobile number when candidate register. They have to enter the OTP received on their registered mobile number। मतलब प्लीज 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 मोबाइल नंबर के बारे में कई बार लिखा है उन्होंने, मतलब मल्टीपल टाइम उन्होंने पॉइंट लिखा है इसमें, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 14 भी सेम ये क्या बात कहता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 15 भी ये बात बोलता है, it is mandatory to provide the mobile number and email of the parent or guardian during the submission of ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि वो कहता है आपसे कि ये भी जरूरी है कि आपके पेरेंट्स का ईमेल आईडी, आपके गार्जियन का, पेरेंट या गार्जियन का ईमेल आईडी या मोबाइल और मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी तौर पे आवश्यक रूप से वहां पर देना होगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 16 लिखता है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, एड्रेस। ध्यान से बात सुनेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, capture live photograph will be treated as final and non-editable post payment of application fee and generation of confirmation page। क्या बोल रहा है, एक बार फीस जमा कर दी, फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हो, क्या क्या एडिट नहीं करते हो, क्या लिखता है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है ना, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर पर आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नॉन एडिटेबल पोस्ट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड जनरेशन ऑफ कन्फर्मेशन पेज। इसका मतलब भैया ये है, मैं तो एनटीए से ये पूछना चाहता हूं कि ये बता दो मेरे को कि भैया फिर तुम करेक्शन विंडो खोल किसके लिए रहे हो,
ठीक है, जब तुमने सारे के सारे नॉन एडिटेबल कर दिए तो करेक्शन विंडो किस लिए खोल रहे हो, ठीक है, यही आयरनी है। Any request for change of this particular will not be considered by NTA under any circumstances except in the permissible field during stipulated correction window। वो कहता है हम ही फील्ड चुन के देंगे कि कहाँ करेक्शन आप कर सकते हो, कहाँ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 19 में लिखते हैं एनटीए डज नॉट एडिट, मॉडिफाई और अल्टर एनी इंफॉर्मेशन। तुमने जो भर दिया है ना उसको तुम चिट्ठी लिख के अंकल हमसे गलती हो गई है इसको ठीक कर दोगे क्या आप, तो कोई ठीक नहीं कर सकता है। एनटीए के पास कोई राइट नहीं कि आपके फॉर्म में वो छेड़छाड़ कर सके, ठीक है, ऐसा कहते तो है। फिर कैंडिडेट, ध्यान से बस, कैंडिडेट शुड नॉट गिव, बहुत ध्यान से, ठीक है, जो कोटा लोटा कहीं पढ़ रहे हैं ना वो अच्छे सुन लेट के, कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। साफ साफ लिखा है अपने कोचिंग सेंटर के ना तो एड्रेस दीजिए, ना वहां उनका कोई मोबाइल नंबर दीजिए, ना उनका ईमेल आईडी दीजिए, आप अपना ही, आपको पता अपना ही प्रेजेंट एड्रेस और अपना ही परमानेंट एड्रेस वहां पर यूज करना है आपको, ठीक है। फिर ऑल कैंडिडेट्स, पॉइंट नंबर 24, पेज नंबर 10, ऑल कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन लाइक हिज हर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूवीडी और पीडब्ल्यूडी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स, thumb impression and fingers and signature, choice of cities for exam center provided by them in their application form is correct and thereon। मतलब आपको सही भरनी सब जानकारी जो बताया आपको, ठीक है ना। फिर वो क्या लिखता है आपसे, पॉइंट नंबर 26 में लिखता है कि एनटीए ने है ना डिजी लॉकर के साथ में जो है वो फैसिलिटेशन किया हुआ है कि डिजी लॉकर में आप आधार कार्ड अपने डिटेल्स को, कन्फर्मेशन पेज को आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं ताकि इधर उधर आपसे ना हो जाए वो, ठीक है ना। तो वो तो आप जानते ही हैं। फिर आपको ध्यान, आपको अब मैं समझा दूं, कुछ भी लिखा उन्होंने, आपको कम से कम 20, कितने, एक दो नहीं, 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है वो अपने रखने हैं अपने पास, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड, आपको फोटोग्राफर को जाके क्या बोलना है, भैया वीजा के लिए फोटो खींच दो, ठीक है ना। वीजा वाला जो फोटो होता है ना वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होता है और दोनों कान दिख रहे होते हैं, चेहरा आपका 80% तक चेहरा कवर करता है, वो फोटोग्राफ यहां पर वैलिड होंगे। क्योंकि कारण ये इस बार लाइव फोटो भी खींच रहा है, लाइव फोटो में और आपके लगाए गए फोटो में जो है वो ना डिफरेंस हुआ ना तो फॉर्म कैंसिल। तो बचपन का फोटो, अब पता चला फोटो उठा के, आपको डेट भी लिखी कब के बाद फोटो खिंचा होना चाहिए, बचपन का फोटो लगा दिया जिसमें दो चोटी लगी हुई है ना, और अभी का फोटो लाइव खिंचा है, तो भैया फिर तो क्या फॉर्म में जो है मैच नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए बात को, ठीक है। इसलिए ये तरह के मुंह बना के दिखाना पड़ता है ताकि तुम समझ लो बात को गौर से, ठीक है। तो कम से कम 20 आपको जो है फोटोग्राफ रखने हैं आपको पासपोर्ट साइज के, 80% चेहरा दिखना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और दोनों कान दिखना चाहिए, ठीक है। तो टेढ़े आड़े होके फोटो नहीं खिंचाना, ठीक है ना, मॉडलिंग करने नहीं आ रहे, फॉर्म भरने आ रहे हैं, ठीक है ना। और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको कम से कम 10-12 अपने पास रखने हैं, ठीक है। फिर यही फोटोग्राफ आपको सब जगह पे, जहां जहां फॉर्म भरोगे सब जगह पे ये फोटोग्राफ काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज एंड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न सफिशिएंट नंबर ऑफ हार्ड कॉपी। आप कम से कम 10 कॉपी फोटोकॉपी रखें कंफर्मेशन पेज की, 10 फोटोकॉपी रखना एडमिट कार्ड की, 10 फोटोकॉपी रखना स्कोर कार्ड की, जब आ जाएगा ना नीट 2026 का, ठीक है, तो उसकी 10-10 कॉपी अपने पास रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं आपका पेज नंबर 12 पे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको वो अनफेयर मींस में काउंट करेंगे, ठीक है ना। यदि आपने जो है वो उसमें आपका एग्जाम भी बाहर कर सकते हैं वो लोग, इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक ही फॉर्म भरना है आपको, सही फॉर्म भरना है आपको, ठीक है ना। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर आपको वही भरना है जो आपके परमानेंट एड्रेस और आपके प्रेजेंट एड्रेस में से कोई एक होगा, ठीक है। पता चला आपका परमानेंट एड्रेस है गुवाहाटी का, आपका प्रेजेंट एड्रेस है शिलोंग का और आपने एग्जामिनेशन सेंटर भरा हुआ कलकत्ता का, ठीक है, या आपने भरा हुआ है चेन्नई का, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जो सेंटर है ना वो चुनेंगे वहीं से, वो लिखा है इसमें, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज डिस्प्लेड टू द कैंडिडेट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस फिलिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
तो आप अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप राजस्थान के हैं, आपका परमानेंट एड्रेस राजस्थान का है, प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान का है और आप भर रहे हैं सेंटर चेन्नई का, तो उसे भी वो शक की निगाह से देखेंगे। ठीक है, लोगों ने ऐसी होशियारी क्यों ही है बहुत पिछली नीट एग्जाम्स में। वो लिखते हैं पेज नंबर हम आते हैं 13 पे, वी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन एडिट मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग। जब फॉर्म भर रहे हो तब तो आप एडिट कर सकते हो, सबमिट करने के पहले पहले तक। एक बार सबमिट कर दिया फिर आप कुछ चेंज आप नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी से वेरीफाइड होगा तो सही भरिएगा उसको। एक बार यदि आप जो है वो क्वेश्चन पेपर का मीडियम यदि भर रहे हैं ना, बहुत संभाल कर भरिएगा। इंग्लिश वाले बच्चों को सिर्फ इंग्लिश का पेपर ही मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम चुनेंगे उन्हें इंग्लिश का पेपर ही मिलेगा। लेकिन जब आप हिंदी मीडियम चुनेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कोई भी गड़बड़ होने पर इंग्लिश वाले वर्जन को ही स्टैंडर्ड माना जाता है, सही माना जाता है। यदि आप गुजराती मीडियम भरेंगे तो आपको गुजराती में पेपर मिलेगा और आपको जो है वो इंग्लिश भी साथ में मिलेगा उसके, ठीक है ना। तो रीजनल लैंग्वेज के साथ प्लस पॉइंट ये कि उन्हें इंग्लिश का पेपर भी साथ में मिलता है और इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश का ही मिलता है, ठीक है। फिर हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पेज नंबर 14 पे आते हैं, द कैंडिडेट शुड अप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज आल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इंटर हिज हर आंसर, ठीक है ना। देखो बेटा, आप जब जो है वो एप्लीकेशन, जब आप जो है वो अपने पर्सनल डिटेल को भरेंगे ना, आपके आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड होगा, वही आपका यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल होगा अधिकांश जगह पे, और आपको एक पासवर्ड जो है वो बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के सिंपल से नियम है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड को लिख के रख लेना कहीं पर संभाल के, ठीक है ना। ठीक है, मम्मी पापा के मोबाइल में कहीं सेव कर देना, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना। तो पासवर्ड किसी और को शेयर मत करना। पासवर्ड में 8 से लेके 13 आपके लेटर होना चाहिए और उसमें कम से कम 1 लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, कम से कम 1 लेटर उसमें स्मॉल अल्फाबेट का होना चाहिए। उसमें जो है वो इसके अलावा जो है वो आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मतलब हम कहते हैं कि 0 से लेके 9 तक कोई भी एक नंबर उसमें जरूर होना चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर के, जैसे हम जो है हैशटैग है, ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर, डॉलर का सिंबल हो गया, परसेंटेज का सिंबल हो गया है, एंड का सिंबल हो गया है, ठीक है। तो कोई भी आप एक स्पेशल कैरेक्टर वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, जब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनेंगे ना, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना कि तुमने कि आपके पहला स्कूल किस सिटी में था, सिक्योरिटी का आंसर उसका है भोपाल, तो भैया याद रखना, ठीक है ना। अपने मन से कुछ भी नहीं है ना, जो सिक्योरिटी, क्योंकि वो जब आप पासवर्ड भूलेंगे तो वो चीजें पूछेगा आपसे वो, ठीक है, क्लियर। और मान लो पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके एसएमएस पे मोबाइल पर, उसके बाद ईमेल पे भी वेरिफिकेशन कोड आएगा, और उसके बाद लिंक आएगी ईमेल पे पासवर्ड को सेट करने के लिए। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब याद रखिए, जो फोटोग्राफ आपको खिंचवाना है, जो लगाना है ना, फॉर्म के लिए रखना है, जो मैंने कहा ना 20 कम से कम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होना चाहिए और 10 कम से कम पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपके होना चाहिए। तो ये फोटोग्राफ आपके जनवरी के महीने के में 1 जनवरी मतलब जनवरी के महीने के खींचे होंगे, चलेगा। लेकिन दिसंबर में शादी में गए थे, गुड्डू की शादी में गए थे, वहां एक फोटो खींच के अपना खाना खाते में, तो वो वाला फोटो मत लगा देना, ठीक है ना। तो कि तुमने पूरी प्लेट भरी हुई थी, खाना बाहर टपक रहा था प्लेट से, तो वो वाला फोटो मत लगा देना मतलब ऐसी गलती नहीं करोगे तुम। कई बहान होते करते भी ऐसी गलतियां, ठीक है। तो अभी आपको जो है ना, जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे ना बेटा, वो जनवरी 2026 के महीने का होना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद खींचा होना चाहिए, ठीक, क्लियर। फिर लाइव फोटो की भी बारे में भी हम बात करेंगे बेटा कि लाइव फोटो में क्या क्या प्रोसीजर है इसमें, ठीक है। फिर कैटेगरी के आपके फॉर्म्स वगैरह जो भी आपको लग रहे हैं, ओबीसी है। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ईडब्ल्यूएस का मेरे पास पिछले ही साल का है, याद रखो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हर साल फाइनेंशियल ईयर में लगते हैं। नया होता है वही वैलिड होता है, गलती मत करा। एससी और एसटी के लिए आपको हर साल नहीं बनवाना होता है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्योंकि हो सकता है पिताजी की लॉटरी लग गई हो, पिताजी के पास 50 करोड़ रुपए आ गया हो, तो तुम अब क्रीमी लेयर में आ गए हो भाई, टैक्स पेयर हो गए बड़े तुम, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिकल विक्सर सेक्शन का बना था, लेकिन अचानक से जो है वो कोई मालूम चला कि भैया कि राजा महाराजा के परिवार से अपने को जमीनें मिल गई ढेरों, ठीक है। तो इसलिए एडवांस नया लगता है सब ये, ठीक है ना।
फिर है ना, तो देखो लिखता है वो एस पर लिखता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्सपर्ट के वो लिखा हुआ उसमें, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एक बार है ना कोशिश कर लीजिएगा नए, यदि नहीं हो पा रहा किसी कारण से तो वो लगा दीजिए, लेकिन ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन नया सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एकेडमिक कोड की बात करेंगे बाद में, पहले हम आते हैं इसमें। तो फोटोग्राफ के लिए मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको, वीजा स्टाइल फोटोग्राफ आपका लगेगा, ठीक है ना। 80% फेस दिखना चाहिए, मुंह पर मास्क मत लगाइएगा, यदि आप हिजाब लगाते कुछ भी लगाते हैं ना आप, तो आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए, ठीक है प्लीज, है ना। मतलब देखो बेटा ना, कुछ चीजें मैंडेटरी है तो उसके लिए हम जो है वो चीज हमको वो एकदम क्लियर रखना है। उसके बाद जो फोटोग्राफ अब उसकी जो दे रखा है फॉर्म के अंदर की 10 KB से 200 KB का फोटोग्राफी अपलोड होगा, है ना। सिग्नेचर आपके प्रॉपर होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स थंब इंप्रेशन JPG इमेज में होना चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर रखनी बेटा। फिर इसके बाद आते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, कई बच्चों को डाउट है कि लाइव फोटोग्राफ में क्या करना है, तो कैंडिडेट विल हैव टू, पॉइंट पेज नंबर 16 पॉइंट नंबर जो है वो आपका जो है वो 17 है, याद रखा है इसमें डी में, द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज और हर लाइव फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इस बार आपको लाइव कैप्चर करेंगे वो लोग, है ना, लाइव कैमरे से आपको कैप्चर करेंगे रियल टाइम फॉर्म भरते के दौरान, ठीक है। ठीक, तो जब फॉर्म भरने बैठे लड़कों बनियान में फॉर्म नहीं भरना, कपड़े वपड़े पहन के बैठना, समझ गए, क्योंकि वो लाइव फोटो कैप्चर करना होगा आपको वहां पे, ठीक है। तो फॉर कैप्चरिंग लाइव फोटोग्राफ कैंडिडेट शुड स्विच टू देयर कैमरा। यदि आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से भर रहे तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, वेबकैम को चालू कर लीजिए उसमें, ठीक है। और यदि आपके डिवाइस में वेबकैम काम नहीं कर रहा है, वेबकैम आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक QR कोड दे रखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपके पास मोबाइल के अंदर पॉपअप होकर वो खुल जाएगा, वहां से आप फोटोग्राफ लाइव जो है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। आजकल ये बड़ा कॉमन हो गई चीज, पर इंश्योर कीजिएगा कमरे में अंधेरा ना हो, लाइट बैकग्राउंड हो, प्रॉपर रोशनी हो, ताकि चेहरा आपका साफ दिखे। नहीं तो पता चल लाइव फोटोग्राफ में चेहरा नहीं साफ आया और आपने जो फोटोग्राफ लगाया वहां चेहरा साफ था, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर, फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, है ना, ये गलती बिल्कुल मत करना। फिर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कमेंट में कि सर मेरे घर में कुछ कैजुअलिटी हो गया था, तो मैं पूरा का पूरा जो है वो मेरे बाल उतर चुके हैं, तो मैं क्या करूं। तो बेटा देखो ऐसा है, जनवरी के महीने का फोटो आपको लेके लगाना है यहाँ पे, और जो आप लाइव फोटो लेंगे तो वही फोटो लगाना है आपको, जो आपके जिस कंडीशन में आपको उन्होंने साथ देखा है जनवरी 2026 का फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो वही फोटो आपको वहां पे लगाना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर लिखता है वो, तो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, और 80% फेस विजुअल होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए, मास्क मुंह पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे फोटो खिंचाते समय क्या था वैसे लाइव फोटोग्राफ में हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लिखता है वो, द लाइव फोटोग्राफ विल बी मैच्ड विद द फोटोग्राफ एज पर आधार डेटाबेस इन सम केसेस, ठीक है। आधार के फोटोग्राफ से मैच करना चाहिए। पता चला आधार में कुछ अलग ही बचपन का फोटो लगा है और लाइव फोटो, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्या, नहीं तो आपको जो है वो दिक्कत हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर फोटोग्राफ्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं बेटा। हाँ, गलती मत करना कि आपने मोबाइल फोन से फोटो खींचा, लैपटॉप में ट्रांसफर किया, क्योंकि आप स्टूडियो जाने के चाहते नहीं, आप ट्रांसफर किया आपने और उसको क्रॉप कर लिया आपने। कंप्यूटर के कोड बनते हैं, जब भी फोटो आप लेते हो ना, इसके कोड होते हैं, उसको रीड सिस्टम कर लेता है। तो कोई भी फोटोग्राफ जो पोलराइड है, इंस्टेंट कैमरा से खींचा गया है, कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज रिमेंबर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ठीक, मतलब आपने कोई इमेज को में से ग्रुप फोटो में से निकाल लिया फोटो, तो ऐसा मत कीजिएगा, गलती है ना, ठीक है। इन सम केसेस यदि किसी और का फोटोग्राफ तुमने लगा दिया है ना, तो ये अनफेयर मींस में ट्रीट किया जाएगा और इस पर क्रिमिनल एक्शन भी आपके खिलाफ हो सकता है, ठीक है। फिर पेमेंट के बारे में लिखते हैं कि जब आप पेमेंट करने जाओगे ना, तो पेमेंट करने के दौरान आप जो भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करोगे ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी के थ्रू करोगे, मान लो किसी कारण से पेमेंट कट गया आपका और कन्फर्मेशन पेज नहीं आ पाया, तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। पर जो पेमेंट कट गया है आपका, उसके लिए चिंता ना करें, अपने आप कई बार वो सस्पेंस अकाउंट से वापस आता है। नहीं आता है तो पेमेंट गेटवे के दिए गए नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर उन्होंने हर एक पेमेंट गेटवे का, वहां आप याद रखना कहां से पेमेंट, आप किस पेमेंट गेटवे से पेमेंट किया था, आपने किस बैंक को पेमेंट किया था, उस नंबर पे
टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपनी जो रिफंड के लिए हेल्प ले लीजिएगा। मान लो मल्टीपल पेमेंट आपके हो गए हैं और उसके बाद कन्फर्मेशन पेज आया है, तो 2-3 पेमेंट जो एक्स्ट्रा हो चुके हैं ना, एनटीए उनको बाद में लौटाएगा। कब लौटाएगा? वो लिखता है, लिखता है वो फाइनल रिजल्ट के बाद। जब फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा ना, उसके बाद एनटीए आपको लौटाएगा। यदि बैंक के अंदर, यदि बैंक तक फॉल्ट हुआ है तो बैंक तो आपको इंस्टेंट लौटा देगा, लेकिन यदि एनटीए तक पैसा चला गया, एनटीए तक पैसा चला गया और कंफर्मेशन पेज नहीं आ पाया, तो भी दोबारा पेमेंट आपको करना है। एनटीए आपको पैसा लौटाएगा लेकिन एग्जाम होने के बाद। ठीक है, चलिए फिर और आते हैं आगे। इसमें हम पेज नंबर 19 में आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसे आप मल्टी स्टेप में फॉर्म भर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक बार में फॉर्म भरें आप। ठीक है ना, आप उसे मल्टी से लेके आपको हर बार एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से अंदर इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह रेड पेन से और ग्रीन पेन से मत कीजिएगा बेटा, फोटो में साफ नहीं आता, क्लियर नहीं आता वो। ठीक है ना, आप ब्लैक या ब्लू पेन इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतर है कि ब्लैक यूज करें आप। ठीक है, फिर आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ साफ साफ लिखा होना चाहिए, आपका जेंडर साफ साफ लिखा होना चाहिए, फोटोग्राफ एकदम साफ दिखना चाहिए आधार कार्ड के अंदर। एड्रेस आपका जो है वही होना चाहिए जो आपने परमानेंट या प्रेजेंट में से कोई एक एड्रेस दे रखा वो वहां पे होना चाहिए आपका। और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो एप्लीकेबल है तो वो उसमें साफ साफ होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें हम। क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा आपके लिए, मैं चाह रहा था कि एक बार डिटेल में हम इस पर बात कर लें। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि कोई 3 सिटीज आपको चुननी होंगी। ठीक है ना, और उसमें से कोई आपको सेंटर मिलेगा, डिपेंड करता है ये आपके परमानेंट और जो है वो प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर। ठीक है ना, कभी मान लो किसी सेंटर पे बहुत कम बच्चे हैं तो एनटीए कोई और सेंटर आपको दे सकता है। ठीक है, और सिटी का कई सेंटर में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं तो वहां पे सेंटर कम पड़ रहे हैं तो कोई और सेंटर मिल सकता है। तो ये एनटीए के पास में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कहीं भी जाना होगा तो आपको अपनी कॉस्ट पे जाना होगा। ठीक है, एज लिमिट की बात आती है तो इस बार नीट 2026 के लिए लोअर एज लिमिट है 17 ईयर्स होना चाहिए। मैं समझ लीजिए कि 2026 में आप जो है वो 17 साल के होते हो। ठीक है, किसी भी महीने में, मतलब आपका जन्म जो है वो 31 दिसंबर 2009 से पहले का नहीं होना चाहिए। 31 दिसंबर 2009 से पहले का जन्म, उसके बाद का, सॉरी उसके पहले का जन्म आपको होना चाहिए, उसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर 2009 से पहले का जन्म है चलेगा। ठीक है, उसके बाद 2010 का जन्म होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना, तो लिखा है बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2009। ठीक है, मतलब आप 2026 में आप 17 साल के होते हो 31 दिसंबर के पहले पहले। ठीक है, फिर अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कोई भी उम्र है आपकी 25 साल, 45 साल, 55 साल, 65 साल एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कोड। जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं, जिनका 12th बोर्ड चल रहा है, जो 12th बोर्ड दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं इंडिया के अंदर, आपका कोड है 1। ठीक है, तो जो बच्चे 12th में एपरिंग है, जिनका अभी तक जो है वो क्वालिफिकेशन एग्जाम जो 12th है उसका रिजल्ट नहीं आया है, 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, उनका कोड होता है 01। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ड्रॉपर्स बच्चे जो है वो आंख बंद करके कोड भर दें 02। रिपीट ले रहे हैं, यदि आप बीएससी नहीं कर रहे हैं तो, बीएससी नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ रिपीट लिया हुआ है, आपने 12th किया, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, कुछ और नहीं किया आपने, तो आप कोड भर सकते हैं 02। ठीक है, क्या भर सकते हैं? 02 कोड, सबसे सेफर साइड कोड है ये। मतलब 12th क्लास में हो तो 01, 12th क्लास से पास हो चुके हैं तो 02 इज सेफेस्ट कोड के। फिर आते हैं हम 03 कोड, किसी काम का नहीं है, बहुत रेयर कोड है। 03 कोड किसी काम का नहीं है, बहुत रेयर है। पुराने जमाने में केरला के अंदर और कर्नाटक के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो है इस तरह का प्री डिग्री एग्जामिनेशन हुआ करते थे, जो अब जो है 10+2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कोड 03 को भूल जाइए। ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। और सबसे रेयर कोड है 04। पहले क्या होता था, पहले है ना, मतलब पुराना सिस्टम जो था, ओल्ड सिस्टम ये था कि 12th होने के बाद मेडिकल कॉलेज में जाना है तो 1 साल की प्री ट्रेनिंग चला करती थी। ठीक है ना,
अभी भी कभी कभी यूरोपियन कंट्री में कहीं क्या होता है, एक साल आपको ना तो 12th के हैं आप, ना मेडिकल में हैं, आप केवल तैयारी कर रहे हैं वहां कॉलेज के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे 04 कोड था, जो रेयर है तो भूल जाइए। 02 कोड रिपीटर्स के लिए बेस्ट है और फ्रेशर्स के लिए 01 कोड है। हाँ, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप अच्छे कॉलेज से बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, यहां से टीसी आपको निकालनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो कोड आपका 05 होगा। और यदि आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, कोड आपका होगा 06। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, 05 कोड। सर मैं बीएससी फाइनल में हूं, 05 कोड। बीएससी फाइनल आप पास कर चुके हैं, 06 कोड, ठीक है ना, पास कर चुके हैं 06 कोड होगा आपका, ठीक है। बीएससी अंडरगोइंग है तो 05 कोड होगा आपका। और आप चाहते हैं कि बीएससी के बारे में बात ही नहीं करना, अपने को डिग्री दिखानी नहीं अपने को, ठीक है, तो भैया 02 कोड भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फॉरेन से कर रहे हैं आप, दुबई से, कतर से, दोहा से, कहीं से आपने 12th कर रहे हैं उस इस तरह के किसी इंटरनेशनल बोर्ड से, तो कोड होगा 07, ठीक है। तो ये तो कोड की बात होगी, तो कोड में ज्यादा कंफ्यूज होने की बेटा जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखें और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है, ठीक है। मतलब मैंने पूरा पढ़ा, उसके बाद मैंने इसको मार्क किया बेटा, ठीक है ना। बाकी हम रिजर्वेशन ये सब जो दूसरी काम है ना, एडमिट कार्ड में क्या है, ड्रेस कोड क्या है, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है ना। मतलब ठीक है, तो ये सब जानकारी बिल्कुल, मतलब कोड को लेके कंफ्यूज मत होना। फ्रेशर्स का कोड हो गया बेटा 01, ड्रॉप रिपीटर का कोड हो गया 02, 03, 04 को भूल जाओ कोड को, अभी सिस्टम नहीं है वो वाला। 05 बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी अंडरगोइंग के लिए 05 है, और बीएससी पास के लिए 06 कोड है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन बोर्ड से आप कुछ कर रहे हैं तो 07 कोड है आपका, ठीक है। तो मैंने लगभग सारी जानकारी आपको दी जो फॉर्म से भरने से जुड़ी हुई थी। तो एक बार बेटा फॉर्म का डमी जो दे रखा है इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, और बहुत ध्यान से सब कागज कलेक्ट करके, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सब साथ रख के स्कैन करके, पहले काम करो, एक दिन पूरा स्कैन करो, जो जो चाहिए ना उसमें स्कैन करने के लिए, आपके थंब इंप्रेशन, आपके फिंगर इंप्रेशन, आपके सिग्नेचर के सब, और जिस स्टोरेज में कि 10 KB का चाहिए, 100 KB के अंदर चाहिए, वो सब स्टोर करके अपने पास सेव कर लो उसको, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म भरना। पिछली बार क्या हुआ, एक बच्ची जो है पढ़ने में अच्छी थी, उसने क्या किया, एक किसी कियोस्क में जाके MP ऑनलाइन में कहीं जाके फॉर्म भरवाया। उस MP ऑनलाइन के बंदे ने ना देखा लड़की, समझ तो रहे हो तुम, है ना, उसने अपना नंबर डाल दिया उसमें ताकि ये बार बार आती रहे वहां पे, OTP अपना, उसको पता ही नहीं चला बेचारी बच्ची को। फिर मेरे को इंटरवीन करना पड़ा, मेरे को कहना पड़ा फोन लगा के, मैंने कहा मैं अंदर करवा दूंगा, क्या तुम अब एक काम करो, अब ये सिम उसको दो। बोला अरे साहब मेरी सिम है, मैंने कहा कुछ भी तूने क्यों डाला OTP उसमें, वो नंबर चेंज नहीं कर सकती वो वहां तब तक। लिटरली पुलिस से कहलवाना पड़ा, तब जाके उसने सिम दी वो, ठीक है। तो क्योंकि ये भी कर रहा, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हर बार कोई लड़ने आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी अपनों के लिए लड़ना पड़ता है यार, है ना, क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्म से जुड़ी जानकारी थी, तो फॉर्म को बड़ा संभाल के भरिएगा बेटा, ऑल द बेस्ट, और पढ़ना जरूर उठ के। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, समझ ले अच्छे से कि बेटा देखो, मैंने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम जो है वो मुश्किल हो जाएगा निकालना, ठीक है ना। DPP वॉर जोन का बैच लॉन्च हो रहा है आपका, और 16 फरवरी से उस बैच में जो है वो आपका एडमिशन शुरू हो चुका है, बैच चालू हो जाएगा। उसमें टारगेट बैच के सारे DPP चैप्टर वाइज पूरे एक साथ दे रखे हैं। आप DPP के क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वहां जाके वीडियो एक्सप्लेनेशन देखिए, वहां जाके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए आपके, मतलब सारे DPP आपने लगा लिए ना, अभी जुट जाओ काम में, कोई फेल नहीं कर सकता, 100% एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।